एक सास अपनी बहू पर 35 बार चाकू से अटैक करती है। वो सबसे पहले उसके पेट पर वार करती है और उसके बाद सास के अंदर इतना गुस्सा भरा था कि वो अपनी बहू पर लगातार वार करती रहती है। जब कत्ल कर दिया जाता है, इसके बाद वो सास बड़े ही इत्मीनान से सोचती है कि इस मर्डर को छुपाया कैसे जाए। इसके लिए वहाँ पर बैठकर बड़ी ही बारीकी से, बड़ी ही सफाई से खून के सारे धब्बों को मिटाया जाता है। जो खून बह रहा होता है उसे भी साफ किया जाता है और इतने के बाद वो अपनी बहू की लाश को बाथरूम में ले जाती है। वहाँ पर उसके 7 छोटे छोटे टुकड़े करती है और फिर नई बेडशीट लेकर आती है और उन टुकड़ों को, जो 7 टुकड़े उसने किए थे, उन्हें अलग अलग 7 पोटली में कैद करती है, यानी कि उन टुकड़ों की 7 पोटली बनाती है। फिर अपनी स्कूटी निकालती है और ले जाकर उन पोटली को शहर भर के बागीचों में बिखराना शुरू कर देती है। आखिर ये सास कौन है और उसने इस तरीके से अपनी बहू की हत्या क्यों की? क्या दहेज का मैटर था या कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से उस महिला को ऐसा कदम उठाना पड़ा और ना सिर्फ कत्ल करना पड़ा बल्कि उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े किए गए। उस कत्ल को छुपाने की भरपूर कोशिश की गई। और तो और जब पुलिस इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करती है तो सास अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश करती है। पुलिस के साथ खेल खेलती है वो सास और बार बार ऐसा माहौल बनाती, ऐसी परिस्थितियां पैदा करती है जिसके चक्कर में जो पुलिस है वो भी कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनती जा रही थी। पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सबूत को कैसे इकट्ठा किया जाए और कातिल तक कैसे पहुंचा जाए, कातिल को सज़ा कैसे दिलाई जाए। दरअसल ये पूरी कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आई थी और बात है 16 सितंबर 2006 की। 2006 16 सितंबर को शाम को करीब 7 से 8 बजे पुलिस स्टेशन पर एक कॉल जाता है और वहाँ पर बोलते हैं कि सर, हमारे पास के बागीचे से अचानक बदबू आ रही है और वहाँ पर कुछ कुत्ते घूम रहे हैं, आकर देखिए माजरा क्या है। अब जब पुलिस को ऐसा महसूस होता है कि कुछ गलत हो सकता है, पुलिस उस जगह पर पहुंचती है, उस बागीचे में छानबीन की जाती है तो वहाँ पर पुलिस को सबसे पहले एक पोटली मिलती है। उस पोटली को जैसे ही खोला जाता है उसके अंदर से एक लड़की का चेहरा सामने निकलता है, जो सिर होता है वो सामने निकलता है। पहली बार में जब पुलिस उसको देखती है तो पुलिस को लगता है कि वो किसी गुड़िया का सिर है, लेकिन जब सही से जांचा परखा जाता है, तफ्तीश की जाती है तो पता लगता है करीब करीब 20 से 21 साल की एक लड़की की जो लाश है उसके टुकड़े होंगे और उसके जो सिर का हिस्सा है वो उस पोटली में मिलता है। डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है, बाकी टीम को बुलाया जाता है, क्योंकि जो खबर थी, एक इस तरह से कटा सिर मिलना अपने आप में बड़ी बात थी, बड़ी वारदात थी। तो ऐसे में जब डॉग स्क्वाड आता है, बाकी टीम आती है, हर जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, तो उसी बगीचे में अलग अलग जगह पर 7 पोटलियाँ मिलती है, यानी कि टोटल 7 पोटलियाँ मिलती हैं, जिसमें एक में तो सिर मिल गया था, बाकी 6 पोटली और मिलती हैं जो बेडशीट से ही बंधी होती हैं और उसके अंदर भी उसी शरीर के टुकड़े थे। अब इन्हें पुलिस कलेक्ट करती है, इनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, जांच के लिए भेजा जाता है और सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए सबसे पहले पुलिस आसपास के लोगों से ही पूछताछ करना शुरू करती है। अब बगीचे के पास जो लोग रहते थे, जब उनसे पूछताछ होती है तो वो बताते हैं कि सर, जो ये एरिया है आप देख रहे हैं काफ़ी सुनसान भी है, रोड की साइड ज़्यादा लाइटें भी नहीं हैं, तो ऐसे में इस पार्क में ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे तक ही लोग घूमते हैं, 5-6 बजे तक चहलकदमी होती है और उसके बाद कोई भी यहाँ पर नहीं आता, ये इलाका सुनसान हो जाता है। पुलिस को समझ में आ जाता है कि हो ना हो करीब करीब किसी ने रात में लाकर इस लाश को फेंका है और इस टुकड़ों को यहाँ पर डाला है। तफ्तीश और तेज़ होती है तो एक शख्स पुलिस को आगे आकर बताता है कि सर, मुझे ये नहीं पता कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही हो सकता है कि नहीं, पर मैंने यहाँ पर स्कूटी से एक औरत को आते देखा था इस बगीचे के अंदर और मुझे डाउट है, हो सकता है उसने ऐसा काम किया हो और वो इस इलाके की भी नहीं थी। अब जब पुलिस को ये चीज़ें पता लगती हैं तो पुलिस को लगता है कि हो ना हो स्कूटी वाली उस औरत का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। पहली बार जो क्लू था वो सबसे पहले पुलिस को स्कूटी के ज़रिए ही मिलता है। अब इधर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है कि 16 सितंबर 2006 को करीब 9-10 बजे एक शख्स जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है। नाम है उसका जमुना दास रामचंदानी। वो पुलिस स्टेशन जाता है और बोलता है कि साहब, मेरी बीवी, मेरी बहू और मेरा बेटा तीनों ही गायब हैं, उन तीनों का कुछ पता नहीं चल रहा।
पुलिस उससे इन्वेस्टिगेट करती है, पूछती है कि आपने घर पर क्या देखा, किसी से कॉल पर बात करने की कोशिश की। तो जमुना दास बताता है कि सर मैं अपनी दुकान पर काम करता हूँ, करीब 7 बजे के आसपास जब मैं घर गया तो ताला लगा था। मुझे लगा कि मेरे परिवार वाले बाहर गए हैं, क्योंकि मेरी बीवी जो है प्रवचन सुनती है अक्सर, स्वामी एक है वहाँ पर, उनके सुनती है, तो वहाँ गई होगी, परिवार को लेकर गई होगी, इसलिए मैंने पूछा भी नहीं, मैं वापस दुकान पर आ गया। अभी रात को मैं फिर से जब 9 बजे के आसपास गया तो मैंने देखा ताला लगा है। मैंने कॉल करने की कोशिश की तो कॉल भी नहीं उठा, फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे परिवार के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। अब जमुना दास की जब ये बात पुलिस सुनती है तो पुलिस को उसी वक्त डाउट होता है कि हो ना हो जमुना दास जो बता रहे हैं कि उनके परिवार के साथ कुछ अनहोनी हुई है, तो क्या पता वो जो लाश मिली है वो कहीं उनका कनेक्शन जमुना दास के साथ तो नहीं है, जो लाश उस लड़की की मिली थी। लेकिन पुलिस जमुना दास को कोई चीज़ नहीं बताती, वो नहीं बताती कि एक लाश हमें मिली है जिसके टुकड़े किए थे, बगीचे में पड़ी थी, ऐसा कुछ भी पुलिस नहीं बताती है। पुलिस सीधे तौर पर जमुना दास के घर पहुंचती है और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करती है, वहाँ पर चीज़ें देखती है, घर पर ताला तोड़ा जाता है, अंदर जाया जाता है, पता लगाने की कोशिश की जाती है कि तभी एक पुलिस वाले की नज़र पड़ती है एक फ़ोटो फ्रेम पर जिसपे भूमि की तस्वीर लगी हुई थी। भूमि कौन है? भूमि दरअसल वही लड़की है जिसकी लाश टुकड़ों में कटी हुई मिली थी, और यहाँ पर पुलिस का जो डाउट था वो सही बैठता है। अब जैसे ही पुलिस उस तस्वीर को देखती है, पुलिस को याद आता है कि ऐसा ही कटा हुआ सिर हमें मिला है। जमुना दास से पूछा जाता है कि ये महिला कौन है, ये लड़की कौन है जो इस तस्वीर में दिख रही है। जमुना दास बताते हैं कि ये उनकी बहू है, उसकी उम्र 19 साल है और उसका नाम है भूमि रामचंदानी। पहली बार पुलिस को पता लगता है कि जिसकी लाश मिली है उसका नाम क्या है, उम्र क्या है और वो किस घर की है। अब पुलिस राहत की सांस लेती है और पुलिस को समझ में आता है कि वो कैसे भी करके इस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद पुलिस सबसे पहले भूमि की फ़ोटो लेती है, परिवार के और लोगों की फ़ोटो लेती है और बोलती है कि ठीक है, आपकी बहू जो है आप एक बार शिनाख्त करिए, हमें एक लाश मिली है। जमुना दास जाते हैं, वहाँ पर शिनाख्त होती है और बोलते हैं कि हाँ, जो सिर कटा हुआ मिला है, जो टुकड़े मिले हैं, वो कोई और नहीं, उनकी बहू ही है। पुलिस के सामने पहली बार वो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इस पर पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि बहू तो मिल गई, उसकी लाश मिल गई, लेकिन बेटा कहाँ है और सास कहाँ है, क्योंकि जमुना दास ने कहा था कि उनके घर के 3 लोग गायब हैं जिनका पता नहीं चल रहा। अब पुलिस को डाउट था कि हो ना हो बाकी 2 लोगों के साथ हो सकता है कोई घटना घटी हो, किसी ने किडनैपिंग की कोशिश की हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे ही पुलिस उस घर से बाहर निकल रही होती है, पुलिस को वहाँ पर एक स्कूटी दिखती है। अब पुलिस को जब स्कूटी दिखी, पुलिस को याद आता है कि एक शख्स ने बताया था कि एक औरत स्कूटी पर आई थी इस बगीचे में, जो उस एरिया की रहने वाली भी नहीं है। पुलिस का डाउट होता है, पुलिस को लगता है स्कूटी पर ज़रूर इस घर की जो औरत है वो गई होगी और इस टुकड़ों को फेंक कर आई है। पहले पुलिस को लग रहा था कि जो 2 लोग हैं घर के और जो गायब हुए हैं, यानी घर का बेटा मनोज और उनकी पत्नी जो जमुना दास की पत्नी है धनवंती, वो गायब हुई हैं, तो हो सकता है किडनैप हुआ हो या उनका भी मर्डर कर दिया गया हो। लेकिन जैसे स्कूटी पुलिस को दिखती है, पुलिस कनेक्शन जोड़ती है और पुलिस को समझ में आ जाता है कि हो ना हो जो पत्नी है, जो सास है धनवंतरी, उसी का इसमें पूरा रोल है और वो गायब है। अब पुलिस सर्च ऑपरेशन चलाती है, हर जगह उनकी फ़ोटो लगा दी जाती है, हर जगह तस्वीरें दे दी जाती है हर पुलिस स्टेशन में, और फिर उन्हें 2 दिन बाद रतलाम से अरेस्ट किया जाता है। जो बेटा मनोज है और जो सास धनवंतरी है, इनको 2 दिन बाद रतलाम के एरिया से अरेस्ट किया जाता है। और तो और जमुना दास को भी पुलिस डिटेन करती है और उनसे पूछताछ करती है। जमुना दास से जब पूछा जाता है तो बताते हैं कि सर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, जो मेरी बहू है, हमने 2005 में अपने बेटे मनोज की शादी भूमि के साथ की थी। उनके जो पिता हैं वो उदयपुर में एक चांदी व्यापारी हैं। हमारा परिवार भी संपन्न है और अच्छा खासा जो पैसा कमा रहे हैं, हम लोग भी बिजनेसमैन हैं, अमीर खानदान से आते हैं। और सही मायने में जो इनका परिवार था, भूमि की जिस परिवार में शादी हुई, वो काफ़ी रईस परिवार था। दोनों ही परिवार उसके कुशल थे, जहाँ वो पैदा हुई वो भी और जहाँ पर उसकी शादी हुई वो भी। लेकिन इन सब चीज़ों से शादी के बाद क्या हालात थे, आखिर ऐसा क्या हुआ, पुलिस ये जानना चाहती थी कि आखिर कातिल है कौन। पुलिस को डाउट था कि घर का ही कोई शख्स है और सबसे ज़्यादा डाउट था सास पर। लेकिन जब सास अरेस्ट होती है, जब बेटा अरेस्ट होता है, जब पिता को भी पूछा जाता है, जमुना दास से भी सारी चीज़ें की जाती हैं, इनसे अलग अलग बिठा के जब क्वेश्चन किए जाते हैं, तो हर एक शख्स जो है वो अलग कहानी बताता। जमुना दास बोलते कि उन्हें तो कुछ पता नहीं, वो तो अपनी दुकान में थे। बेटा बोलता है कि मुझे नहीं पता, जब मैं घर आया तो देखा भूमि की जो लाश है वो पड़ी हुई थी और मुझे समझ नहीं आया कि भूमि की लाश के टुकड़े किसने किए।
जब सास से पूछा जाता है, वो बताती हैं कि मैं सत्संग में गई थी, सत्संग से जैसे वापस आई और भूमि भूमि चिल्लाने की कोशिश की, मैं उसके कमरे में गई और कमरे में देखा मेरी बहू के टुकड़े पड़े हुए थे, 60 टुकड़े, और ये देखकर मैं डर गई और इसलिए मैंने पोटली में जाकर बागीचे में ये चीज़ फेंक दी। पहली बार जो सास है वो ये कबूल करती पुलिस के सामने कि उसने जो लाश के टुकड़े थे उनको बागीचे में ले जाकर फेंका, लेकिन कत्ल उसने नहीं किया। अब पुलिस के पास स्कूटी थी, पुलिस के पास वो चेहरे थे जिन पर शक जा रहा था, पुलिस के पास वो चश्मदीद था जिसने बताया था कि एक औरत को उसने स्कूटी पर आते देखा था। यहाँ तक कि जिस औरत को देखा था यानी उस सास को, धनवंतरी को, उसने कबूल भी कर लिया कि उसने पोटलियाँ फेंकी थी, लेकिन मर्डर की चीज़ें अभी भी किसी ने कबूल नहीं की। तो पुलिस को और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी, पूरी तफ्तीश करनी पड़ी। तो ऐसे में पुलिस को एक क्लू मिलता है, एक सोर्सेज के ज़रिए उन्हें पता लगता है कि हो सकता है जो भूमि की ननद थी जिसकी उम्र 13 साल थी, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मर्डर का वक्त आता है, बताया जाता है कि मौत कब हुई है और उस टाइमिंग को मैच किया जाता है, तो पुलिस को पता लगता है कि भूमि की जो ननद थी वो कत्ल के वक्त यानी जब भूमि की मौत हुई तो घर में ही मौजूद थी, लेकिन उसकी उम्र 13 साल थी। पुलिस उससे बड़ी ही सफाई से, बड़ी ही भोलेपन से पूछताछ करती है, लेकिन वहाँ भी पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। 13 साल की वो लड़की, वो जो ननद थी, वो भी साफ तौर पे मुकर जाती है और बोलती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता कि मेरे घर में कोई ऐसी चीज़ हुई है। अचानक भाभी नहीं मिली, आज आपने मुझे बुलाया, मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अब ऐसे में बच्ची थी, उससे पुलिस कड़ाई से पूछताछ भी नहीं कर सकती थी, अपना तरीका भी नहीं अपना सकती थी, तो उसे छोड़ दिया गया। और इसके बाद पुलिस को अब लगा कैसे भी करके सबूत इकट्ठे करने हैं, क्योंकि जो पूरा परिवार है वो कोई गेम खेल रहा है और सबके सब अलग अलग बयान दे रहे हैं, हर किसी के बयान मेल नहीं खा रहे। कोई बता रहा है कि दोपहर 2 बजे देखा, कोई कह रहा है कि हम 1:30 बजे घर से बाहर चले गए थे, इसके बाद की जानकारी नहीं है, ननद ने भी कोई चीज़ बताई नहीं। तो ऐसे में पुलिस को अब हद से ज़्यादा हर जगह तफ्तीश करनी थी, तो पुलिस ने डॉट से डॉट जोड़े, स्कूटी का जब मिलना जोड़ा, लाशों का टुकड़ा, घर की हर तरह से तफ्तीश की, तो उन्हें खून के दाग मिले और एक चाकू भी मिला जिससे हत्या की गई थी। अब चाकू मिल जाने के बाद पुलिस ने एक गेम खेला। पुलिस ने हर परिवार के सदस्य को अलग अलग रूम में बिठाया, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन किया और बोला कि उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, आप जा सकते हैं, हमें पता लग गया है कि कातिल वही है। अब गेम पुलिस का जो था, जो खेल खेल रहा था पुलिस कातिलों के साथ, इस पूरे ग्रुप के साथ, वो कैसे बदलता है देखिए। दरअसल सबसे पहले पुलिस जो है वो ससुर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपके बेटे ने कत्ल कबूल कर लिया है, बेटे को सज़ा हो जाएगी, आप और आपकी पत्नी छूट जाएंगी। अब यहाँ पर पहली बार जो जमुना दास हैं वो डरते हैं और बोलते हैं कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, गलती उसकी माँ की है। अब माँ का नाम आते ही पुलिस को समझ में आ जाता है कि कातिल कोई और नहीं, सास ही है। इसके बाद बेटे के पास जाते हैं, बेटे के पास नाम लेते हैं पिता का, बेटा भी वो हो जाता है कि अगर पुलिस बेटे से कहती है कि तुम भी बेकसूर हो, तुम्हारे पिता भी बेकसूर, तुम्हारी माँ भी बेकसूर है, तुम्हारे पिता जो है अब लंबा फंसेंगे। इस पर बेटे को लगता है कि पुलिस पिता के बारे में बोल रही है, उसके मुंह से भी माँ की बात निकल जाती है। अब जब माँ की सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं, पुलिस धनवंती से जाकर फिर से पूछताछ करती है और धनवंती फिर से बातें बदलने की कोशिश करती है। तब जाकर पुलिस बोलते हैं कि आपके बेटे, आपके पति ने हमें सब सच बता दिया है, अब मैडम आप भी सच सच बताइए। इसके बाद धनवंती पूरी कहानी बताती है। धनवंती बताती है कि जब से भूमि शादी होकर उस घर में आई है तब से कलह शुरू हो गई थी, लगातार लड़ाइयाँ हो रही थी। धनवंती ने कहा कि इसमें दहेज का कोई भी मामला नहीं है, अगर आप लोग को लगता है कि हमने अपने बहू से पैसे वगैरह मांगे तो आप पूछताछ कर सकते हैं। जो भूमि है उसका परिवार भी संपन्न है जहाँ से शादी हुई, और जो जिस घर में वो आई यानी कि हमारा परिवार, धनवंती बताती है कि वो भी संपन्न है, हम भी अच्छे खासे खानदान से हैं, हमारे पास भी पैसे और हमने कभी पैसों की डिमांड नहीं की। लेकिन जैसे ही भूमि आती है, भूमि की जो आदतें थी वो अपने पति से कटी कटी रहती। इसके अलावा भूमि जो है वो अक्सर लड़ाइयाँ करती, उसकी सास के साथ नहीं बनती, अक्सर सास ननद इन सब में लड़ाइयाँ होती रहती और ये सारी चीज़ें घर का माहौल बिगाड़ रही थी। और ऐसे में एक रोज़ जो सासू माँ है धनवंती वो बताती हैं कि एक रोज़ कलह इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बातें हो गई कि मुझे गुस्सा आया और मैं चॉपर का एक सेट, जो भूमि हनीमून पर गई थी वहाँ से चाकुओं का, चॉपर का एक प्रॉपर सेट लाई थी, उसी में से मैंने एक चाकू निकाला और उसके पेट पर वार किया। और लगातार जो सास है वो 35 बार वार करती है चाकू से। उसके अंदर इतना गुस्सा भरा था कि वो स्टैप करती रहती है अपनी बहू को, लगातार अटैक करती रहती है उसके गले पर, उसके पेट पर। और जब भूमि मर जाती है तब जाकर वो चैन की सांस लेती है। फिर वो सोचती है कि किया क्या जाए, इस लाश को कैसे ठिकाने लगा जाए। इसके बाद वो अपने परिवार को बताती है, अपने बेटे मनोज को यानी भूमि के पति को, अपने हस्बैंड को बताती है यानी जमुना दास को, और अपने
छोटे बेटे को भी बताती है जिसका नाम विशाल था। इनको बताने के बाद ये सारे घर पर आते हैं, सोचते हैं किया क्या जाए। फिर ये सारे ही मिलकर सबूतों को मिटाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उस चक्कू को गायब किया जाता है, लेकिन वो पुलिस को मिल जाता है। इसके अलावा जो खून के निशान थे जब कत्ल कर रहे थे, जो छींटे पड़े थे, जो फव्वारा छूटा था अटैक करते दीवार पर, उसको भी पोंछा जाता है। सारी चीज़ें सफाई करने के बाद अब जो सास है उसे लगता है कि बहू के छोटे छोटे टुकड़े करने होंगे। इसके बाद वो अपनी बहू को 7 टुकड़ों में काटती है। टुकड़े करने के बाद फिर से खून को साफ किया जाता है, सारे धब्बे मिटाए जाते हैं, मार्केट से फिनाइल वगैरह लाया जाता है, हर तरह से सफाई की जाती है। और बेडशीट जो है वो कमरे से लाकर अलग अलग बेडशीट में उनके टुकड़े करती है और 7 पोटलियाँ बनाती है अपनी बहू के लाश के, और खुद ही जाकर स्कूटी से इन लाश को बगीचे में फेंक देती है। ये सारी चीज़ें पुलिस को खुद धनवंती बताती है। तब जाकर पुलिस को पता लगता है कि कत्ल करने वाली धनवंती है, इसका साथ देने वाले इसका परिवार है। और फिर ये पूरा जो मामला है कोर्ट में जाता है और 1 साल के अंदर ही जो कोर्ट है वो कड़ाई से इसमें जो प्रॉपर एक्शन लेता है और सज़ा सुनाता है इस पूरी फैमिली को। इसमें सास धनवंती, पिता जमुना दास, इसके अलावा बेटा मनोज और छोटा बेटा विशाल, इन सबको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और साथ ही साथ 15,000 रुपये का जुर्माना भी ठोका जाता है। और अब से जब इन्हें सज़ा हुई तब से लेकर अब तक ये सारे के सारे जेल में बंद हैं और अपने इस कुकर्म की सज़ा भुगत रहे हैं। घर में अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कलह होते हैं, हम तरह तरह की चीज़ें देख रहे हैं अभी। इस तरह से जैसे सोनम का केस आया, बहुत सारे ऐसे मर्डर मिस्ट्रीज आ रही हैं जिसमें जो पत्नी है वो पति का कत्ल कर रही है। लेकिन ये केस भी अपने आप में झकझोरने वाला था कि जहां महज सिर्फ जो लड़ाइयाँ हैं, रोज़ रोज़ की छोटी छोटी झिकझिक है, वो इतनी बड़ी बन गई कि एक सास को अपनी बहू को इस कदर मारना पड़ा, ना सिर्फ कत्ल करना पड़ा बल्कि उसने छोटे छोटे टुकड़े किए। ये तक नहीं सोचा कि जब उसका भेद खुलेगा तो समाज में उसकी इज्जत क्या रह जाएगी, और जब वो कोर्ट में जाएगी तो कोर्ट उसे कितनी बड़ी सज़ा सुनाएगी और ज़िंदगी भर उसे अपनी जेल में काटनी पड़ेगी।